नमस्कार जी विद्यार्थियों। तो कैसे हो सब? कैसे चल रही हैं आपकी जो परीक्षा चल रही है वो किसी तरह बहुत अच्छी चल रही है साथियों। तो सारे मॉडल पेपर बता दिए हैं, लगभग एक दो मॉडल पेपर और रह गए और एक दो परीक्षा आपकी और रह गई है साथियों। तो माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र देखो आ चुका है यहाँ पर कि नमूना प्रश्न पत्र यानी कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं साथियों। सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे और क्लास 10th का है साथियों। स्वागत 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। ओके साथियों, इस प्रकार से आपका मॉडल जो पेपर छपेगा साथियों इस प्रकार से छपने वाला है साथियों। ओके, किसी प्रकार की आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों, ताकि मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा साथियों। खंड 1 का पहला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है, यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ था साथियों, अलग अलग हो चुका था, उसका संबंध इसमें से नहीं है। बिल्कुल जो मेटरनिक है उसका संबंध, इसका कोई लेना देना इससे संबंधित नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, यानी कि इसमें से कोई मिलान वाला नहीं है। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी जो हेप्सबर्ग हैं वो वंश हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस बुर्बो वंश भी बिल्कुल सही है। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि कुछ इसमें कुछ भी गलत नहीं दिया गया है। ओके, तीसरा है कि अली बंधुओं का, यानी कि जो मोहम्मद अली व शौकत अली का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से है, यानी कि दोनों के बारे में पूछा है, यानी कि दोनों का संबंध है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जो खिलाफत आंदोलन है उससे इनका संबंध जुड़ा हुआ है साथियों। और आगे देखेंगे हम कि बर्लिन सम्मेलन कब हुआ, जिसमें अफ्रीका के विभाजन का नक्शा तैयार हुआ था साथियों। यानी कि जो बर्लिन सम्मेलन हुआ था और उसका जो अफ्रीका का जो विभाजन यानी कि अलग अलग हुआ था उसका नक्शा तैयार हुआ था, तो कौन से सन के अंदर की बात हुई थी साथियों? ये तो बिल्कुल 1885 के अंदर ये चीज़ें हुई थी। 19वां है कि 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों का आधार है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों वो? तो बिल्कुल वो हो जाएगा इसके अंदर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो रेलवे भी आ चुका था, भाप का इंजन भी आ चुका था और टेलीग्राफ भी आ चुका था 19वीं शताब्दी के परिवर्तन के आधार पर। छठा है कि नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तो बिल्कुल इसके अंदर आपके उत्तर हो जाएगा साथियों, सभी हो जाएंगे। यानी कि नवीनीकरण संसाधन वह होता है जिनको पुनः प्राप्त करके उन्हें उपयोग में लिया जा सकता है। तो बिल्कुल पवन ऊर्जा है तो उसको भी पवन के द्वारा वो पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। जल है तो किसी खराब जल है तो उसको स्वच्छ जल बनाया जा सकता है। वन है तो यदि वो वन को काट लिया गया है तो उनको एक साल बाद 2 साल बाद वो वापस वैसा का वैसा वन हो जाता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए पर्यावरणविद हैं, तो कौन से जुड़े हुए हैं साथियों? बिल्कुल सुंदरलाल जो बड़ू गुणा है वो इनसे जुड़े हुए हैं साथियों। अगला 8वां है कि निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो बिल्कुल छठी साथी से पढ़ते आ रहे हो कि जूट है उसको सुनहरा रेशा का नाम से जाना जाता है। सुनहरा रेशा का मतलब है सोने जैसा कलर होता है साथियों इसका। ओके, अगला है कि श्रीलंका में तमिल इलम की, क्या है इसमें कि श्रीलंका में तमिल इलम का प्रभाव किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक है साथियों? तो बिल्कुल इसका क्षेत्र में सबसे अधिक रहने वाला है वो हो जाएगा साथियों उत्तरी पूर्व श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी श्रीलंका, उस पर सबसे अधिक इसका प्रभाव है साथियों। अगला देखेंगे हम 10 नंबर का है कि संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषा के अंदर दर्जा दिया गया है? तो बिल्कुल 22 भाषाओं को इसके अंदर दर्जा मिला हुआ है साथियों। और 11वां देखेंगे हम कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो हम देश की कुल आय और कुल जनसंख्या इसके आधार पर इसको दर्शाया जाता है। अगला देखेंगे 12 नंबर का है कि भारत में वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वन्य जीव के बारे में बात करें तो हम वो लागू किया गया था मेरे प्यारे साथियों 1972 के अंदर। और आगे देखेंगे हम 13वां नंबर का है कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन का प्रकार है। तो बस है भाई, जो बस हैं साथियों वो सड़क पर चलती है, वो चीज़ें तो सड़क पर चलती नहीं है। अगला 14 नंबर का देखेंगे हम कि कौन सा विकल्प सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता है? बिल्कुल जो डेयरी उत्पादन है वो सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता है साथियों। ये धुंधला इस प्रकार से दिख रहा है क्योंकि साथियों जो पेपर बना रहा था साथियों तो वो किसी कारण अगर हट गया था और उसको जो गूगल से डाउनलोड किया, फिर मैंने उसको क्योंकि मैंने चढ़ा दिया था गूगल पर, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना पड़ा क्योंकि डाउनलोड नहीं हो रहा था साथियों, इसलिए। 15 नंबर का है कि उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत कौन सा है? तो बिल्कुल सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथियों होगा स्वयं सहायता समूह। ओके, स्वयं सहायता समूह हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर इसके आंसर भी दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ से देख के बता दिया आपको। बहुत सारे बोलेंगे कि सर आपने देखकर बता दिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे रिक्त स्थान वाले आ चुके हैं कि जून 1992 में ब्राज़ील के शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ था, तो किसने किया था? बिल्कुल रियो डी जनेरियो ने किया था। आगे आ चुका है केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक यानी कि RBI होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, रिजर्व बैंक इंडिया। तो इसके जो नए गवर्नर की बात करें तो हम उसका नाम है संजय माल्होत्रा। ओके, RBI का संजय माल्होत्रा नया कौन है? गवर्नर जनरल है साथियों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हिसाब से। अगला रिक्त स्थान देखेंगे 3रा नंबर का है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम हो जाएगा। चौथा है कि प्रथम विश्व युद्ध सन कब ईस्वी में हुआ था? तो बिल्कुल 1914 के अंदर भारत का पहला विश्व युद्ध हुआ था। साथ ही दूसरा विश्व युद्ध की बात करें तो 1915 के अंदर हुआ था। आगे हैं कि असहयोग आंदोलन जनवरी में हुआ था, यानी कि जनवरी 1921 में हुआ था। 6ठा नंबर का है कि ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्यों महत्वपूर्ण है? कृषि के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि इंपॉर्टेंट है।
कृषि क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। सातवां है कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला क्वेश्चन है यानी कि तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? जो गिरमिटिया मजदूर हैं वो कौन कहलाते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर वे लोग होते हैं जो अपने नियोक्ता के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं और एक निश्चित समय के लिए या ऋण चुकाने पर काम करते हैं। इस प्रकार से समझो कि कोई व्यक्ति कोई गांव में सरपंच नहीं, जैसे ठेकेदार मान लो आप, या फिर पटेल जी मान लो, जैसे कोई गांव में पटेल जी हैं और उससे यदि किसी प्रकार का हम ऋण लेते हैं तो कोई उसको चुकाने के लिए निश्चित समय के लिए उसके ऊपर काम करते हैं, उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। दूसरा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखो साथियों, वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके 10 नंबर का 5 क्वेश्चन का 5 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपसे जब से पढ़ रहे हो 7, 8 क्लास 9 से जब से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? यदि आप हिस्ट्री लेते हो बाद में तो हिस्ट्री के अंदर भी वैश्वीकरण आएगा क्वेश्चन, और इसका उत्तर है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, लोगों, माल, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और विचारों का आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल छोटा सा आंसर है 5 जून को मनाया जाता है साथियों। अब कब मनाया जाएगा? 5 जून 2025 को मनाया जाएगा, गुरुवार के दिन है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भाई साथियों? तो बिल्कुल मासिन राम इसका क्षेत्र हो जाएगा। आगे कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हो? बिल्कुल रोपण कृषि से हम ये समझते हैं कि वाणिज्य कृषि का एक ही भाग है, एक ही प्रकार है, वो वाणिज्य कृषि होते हैं उसका एक प्रकार है साथियों, जहाँ चाय बनती है, कॉफी और काजू, रबड़, केला, कपास आदि की फसलें एकल फसलें उगाई जाती है, वो रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। आगे है कि भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? सभी को पता है, पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि रुपया है। और आगे है कि सरकार के कितने अंग होते हैं भाई साथियों? तो बिल्कुल 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। और 7वां क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हो? तो विमुद्रीकरण से हम ये समझते हैं कि एक आर्थिक प्रक्रिया है, किसी एक आर्थिक मतलब गरीबी से तक आता है, और जिसमें किसी देश की मुद्रा इकाई को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। क्या है? विमुद्रा ऐसी चीज़ है जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्रदान नहीं होती है। आगे है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हो? बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है साथियों। सरकारी नियंत्रण को ढीला करना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण के बारे में आप थोड़ा बहुत 1 लाइन और लिख सकते हो, जो आपकी किताब में से देखकर आप याद कर सकते हो। देखो साथियों, वैश्वीकरण वाला और उदारीकरण बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा साथियों, याद रखना। आगे है कि 10वां नंबर का हमारे देश में सबसे बड़े बैंक का क्या नाम है? एसबीआई बैंक है साथियों। हमारे देश का यानी कि भारत देश का सबसे बड़ा बैंक के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? आगे प्रश्न के खंड बस से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बिस्मार्क के बारे में आप क्या जानते हो साथियों? तो बिस्मार्क के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बिस्मार्क के बारे में हम ये जानते हैं कि 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व महात्मा गांधी के बीच में जो कुछ हुआ था, नहीं गलत हो गया यार क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ चुका है बिस्मार्क के बारे में आप क्या जानते हो? तो बिस्मार्क के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको इसको बंद करके दूसरा लेना पड़ेगा। तो हमने अलग इमेज ले ली है कि बिस्मार्क के रूप में जानने के लिए। तो आ चुका है कि ऑटो वॉन, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि ऑटो वॉन बिस्मार्क 1898 जर्मनी के पहले चांसलर थे साथियों। क्या बात करें कि 1815-1998 के पहले क्या थे साथियों? जर्मनी के चांसलर थे, और उसे समझिए कि यूरोपीय प्रभावशाली राजनेता भी थे। प्रभावशाली यानी कि बहुत बड़े व्यक्ति, यानी कि बहुत बड़े राजनेता भी थे। वे जर्मन साम्राज्य के संस्थापक रहने वाले थे, और संस्थापक थे, और उन्हें लोहो चांसलर के नाम से जानते हैं, जो भी जाना जाता है। बिस्मार्क के बारे में कुछ खास बातें इस प्रकार से दी गई हैं। पहली बात है कि बिस्मार्क ने कई जर्मन भाषा राज्यों को एकजुट करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। जर्मन बहुत ही शक्तिशाली था साथियों। जब अभी वर्तमान की बात करें तो वही भी जर्मन तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत ही शक्तिशाली रहा है। जर्मन बासी राज्यों को, क्लियर हुआ? शक्तिशाली का मतलब मजबूत था। दूसरा है कि उन्होंने जर्मन उद्योग को मजबूत किया। जो वहाँ के उद्योग थे, कुछ अलग अलग प्रकार के जो फैक्ट्रियाँ होती है, उस उद्योग होते हैं अलग अलग प्रकार की, और दुनिया में कल्याणकारी सुरक्षा की राज्य प्रणाली बनाई। बिल्कुल अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रणाली बनाई थी, दुनिया भर के लिए बनाई थी। तीसरा है कि बिस्मार्क ने रियल पार्टिक की नीति अपनाई थी साथियों। रियल पॉलिटिक की, यहाँ पर रियल पॉलिटिक का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स हैं उसके बारे में बातें चल रही है यहाँ पर। उन्होंने अपने कूटनीति समझौते के जरिए फ्रांस को अलग अलग थलग कर दिया था साथ ही, और जर्मनी को यूरोप की सबसे अहम ताकत बना दिया था। क्लियर हुआ? बिल्कुल छोटी सी चीज़ जिसको आप याद कर सकते हो। अब है 5 नंबर का कि पुनः पैकेट खबर किसके मध्य हुआ था? मैंने आपको ये बता दिया था पहले। तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, और डॉक्टर भीमराव व महात्मा गांधी के बीच में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। छठा प्रश्न है कि महामंदी के कारण लिखी है। तो महामंदी के कारण इस प्रकार से पहला है कि उधार में गिरावट और हेरी कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, यानी कि हरित और कृषि में अति उत्पादन, इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हो। सातवां है कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा साथियों। 2 नंबर आ चुका है, तो लगभग आपके सामने 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों। ओके, चलो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
देखिए साथियों, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। पहला अंतर है कि नवीनीकरण संसाधनों को आसानी से दोहराया जा सकता है और इनकी पूर्ति भी की जा सकती है। वही अनवीनीकरण संसाधनों का भंडार सीमित होता है और इन्हें दोहराना मुश्किल है। नवीनीकरण संसाधन किसी भी चीज़ यानी खराब चीज़ हो जाती है, अभी आया था ऊपर की पवन ऊर्जा के बारे में आया था, तो उसको खत्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है तो उसको वापस लिया जा सकता है। जल है, जल के बारे में भी हम पुनः उपयोग में लिया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उपयोग में लिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें जिसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। दूसरा अंतर है कि नवीनीकरण संसाधन असीमित मात्रा में जबकि अनवीनीकरण संसाधनों का भंडार सीमित होता है। ओके, आगे बताया गया है कि नवीनीकरण संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, वही अनवीनीकरण संसाधनों को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे है कि अनवीनीकरण संसाधनों को कुछ उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे हवा है, सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, भूमि। वही अनवीनीकरण संसाधनों में कुछ उदाहरण है, जैसे कोयला को हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते हैं साथियों, पेट्रोलियम को नहीं ले सकते, प्राकृतिक गैस नहीं ले सकते, खनिज नहीं ले सकते। आया समझ में? चीज़ों को समझना बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन बस दिमाग खोपड़ा आपको लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया है कि जैव विविधता क्या है भाई साथियों। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता। तो जैव विविधता के बारे में हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर वह मौजूद जीवन की विविधता और उसके बाद उसके बाद क्या बदलाव होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो मौजूद जीवन है और विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, उसका जो बदलाव होता है उसको जैव विविधता कहलाता है। ओके, जैव का मतलब होता है जीवन, विविधता यानी कि अलग अलग जीवों में होने वाला बदलाव। ओके, उन्हें की वाणिज्य कृषि के प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो वाणिज्य कृषि की प्रमुख विशेषता बताने के लिए मुझे भी थोड़ा सा अलग मेथड चलना पड़ेगा। देखिए साथियों, वाणिज्य कृषि की दो विशेषता इस प्रकार से नीचे दी गई है। पहली विशेषता है कि वाणिज्य कृषि में प्रति हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर उत्पादन की कम होता है, लेकिन कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रफल के कारण कुल उत्पादन अधिक रहता है। ओके, दूसरी विशेषता है कि वाणिज्य कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। वाणिज्य बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लगभग एक खेत होता है लगभग 25 बीघा का होता है, 18 बीघा का होता है, इस प्रकार से बड़ा होता है। और खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के माध्यम से किया जाते हैं। खेत जब से फसल बोते हैं, जब से खेत जोते हैं, जब तक काटने समय तक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है साथियों। ओके, वाणिज्य कृषि समझा करो कि बहुत बड़े क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में दिया गया है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता के 2 कर्तव्य लिखे, उनका क्या कर्तव्य है। जो व्यक्ति किसी उत्पादन या सेवा का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। किसी उत्पादन के जैसे कोई व्यक्ति होता है वो किसी चीज़ का उत्पाद कर रहा है, जैसे गेहूँ, तो उत्पादक किसान करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ओके, उपभोक्ता शब्द का इस्तेमाल अक्सर ग्राहक शब्द के लिए करते हैं। ओके, और एक दूसरे स्थान पर किया जाता है। उपभोक्ता से कुछ कर्तव्य इस प्रकार से नीचे दिए गए। तो पहला कर्तव्य कि जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी रसीद जरूर रहनी चाहिए। ओके, जरूरी कोई सामान, चाहे आप 5 रुपये की चीज़ खरीदो चाहे 10 रुपये की चीज़ खरीदो, सामान होता है, वस्तु होती है, खरीदारी होती है। आगे की वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, माप तोल, उत्पाद या निर्माण की तारीख, उपभोग की आखिरी तारीख, गारंटी, वारंटी, पेपर, गुणवत्ता का निशान जैसे ISI, एग मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क आदि की जांच करनी चाहिए। हॉल मार्क कहाँ पर लगाया जाता है? आभूषणों पर लगाया जाता है। एग मार्क कहाँ पर लगाया? रासायनिक उर्वरक आते हैं उस पर लगाए जाते हैं, कृषि में आते हैं उस पर लगाया जाता है। ISI और बुल मार्क शायद मैं भूल गया किस पर लगाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो खत्म हो गया ये तो। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो। तो गठबंधन सरकार हमारी बीजेपी सरकार है। तो अभी वर्तमान की सरकार कैसी गठबंधन की सरकार है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए साथियों, गठबंधन की सरकार यहाँ पर दिया गया है कि कैसी सरकार होती है। तो गठबंधन सरकार के बारे में देखें तो एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिसमें गठबंधन के अंदर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। यानी कि वो गठबंधन सरकार तो होती है, लेकिन किसी एक दल होता है उसका प्रभुत्व यानी कि उसका सहयोग कम रहता है, उसकी इज्जत कम रहती है, इस प्रकार समझो। इस व्यवस्था का आम कारण ये दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है, बलबूते अपने दम पर कोई बहुमत यानी कि वोट प्राप्त नहीं कर सकता है। एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जा सकती है। राष्ट्रीय संकट में कोई मुश्किल आ जाती है तो इस समय गठबंधन सरकार बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए युद्ध या आर्थिक संकट के दौरान हो सकता है, जो सरकार को उच्च स्तर यानी कि उच्च के राजनीतिक औचित्यपूर्णता या सामूहिक पहचान दे सकता है जो उसे चाहिए, वह साथ ही आंतरिक राजनीतिक विग्रह को कम करने में भूमिका निभा सकती है। ओके, जैसे कोई युद्ध होता है तो उसमें गठबंधन सरकार बनाया जाता है क्योंकि बंधन बनाया जाता है, उसमें राजीनामा होता है। ओके, ऐसे समय में दलों सर्वदलीय गठबंधन, राष्ट्र एकता सरकारें, महागठबंधन बनाए गए। यदि कोई गठबंधन गिर जाता है तो एक विश्वास मत होता है, अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है। यदि हमारी सरकार में कोई व्यक्ति ऐसा मना कर दे कि मुझे ये पार्टी छोड़नी है तो गठबंधन सरकार पूरी गिर जाए। इस प्रकार गठबंधन सरकार होती है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का है कि जैव संसाधन व अजैव संसाधन में क्या अंतर है। तो ये मुश्किल है क्या क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसके बारे में। देखिए विद्यार्थियों,
जैव संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले कि जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति परजीव मंडल से होती है, जहाँ से जीव होता है वहाँ से इसकी प्राप्ति होती है और इनमें जीवन व्यापन व्याप्त होता है रहता है। ओके, उदाहरण के लिए देखें तो मनुष्य में रहता है, वनस्पति में रहता है, मत्स्य मछली में रहता है और पशुधन आदि में रहता है। अजैव संसाधन की बात करेंगे हम तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, समाप्य और असामाप्य। उदाहरण चट्टानें और धातु, इसमें कोई जीव नहीं रहता है। बिल्कुल जैव संसाधन अजैव संसाधन के बारे में आप यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो पूरा लिख करके आओगे तो 5 नंबर पक्का है, आप आसानी से लिख सकते हो साथियों। ये 5 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। आगे का क्वेश्चन हमारे पास में है कि 13 नंबर का है कि वैश्वीकरण व विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं साथियों। तो उठाए गए हैं कि जिस स्वयं को करना है साथियों, किसको करना है, बिल्कुल स्वयं को, किसान को करना है। 14 है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो। तो धर्मनिरपेक्ष से संबंध एक विचार है जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामले में आधिकारिक तौर पर तटस्थ होने का दावा करता है। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा याद रखना है, मैंने जो बताई उसको लिख लेना है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि खरीफ और रबी की फसलों में अंतर बताना है। बिल्कुल इसके अंतर भी बताएंगे आप। देखिए साथियों, अंतर देखेंगे इसके बारे में तो इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। पर खरीफ के बारे में देखें तो यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू हुई होती है। इन फसलों के फेंकने में कम समय लगता है। इन फसलों के फेंकने में, इन फसलों के पकने में, यहाँ पर पकने में और इस फसल अपेक्षा अधिक समय लगता है। इस फसलों का प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है। इन फसलों का प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत अधिक होता है। वाणिज्यिक फसलें साथियों हैं ये फसलें, इसका थोड़ा सा वापस करना पड़ेगा यार। आगे कि ये फसलें सितंबर अक्टूबर में माह में काटी जाती है और ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आया समझ में, यानी कि जो ये तो कट चुकी है, ये फसल तो कट चुकी है और ये फसलें जो सरसों की हो चुकी है, गेहूँ हो चुकी है, ये सब का कटे मार्च अप्रैल के महीने में कटेंगे साथियों। आगे खंड से वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि लगभग 100 सेमा के अंदर लिखना है आपको 100 शब्दों में। 16वां है कि औद्योगिकरण से यूरोपीय में क्या परिवर्तन आए हैं, राष्ट्रवाद के संदर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए। तो 16वां क्वेश्चन है तो बिल्कुल ये स्वयं को करना है साथियों। 17वां क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल छोटा सा हिंट देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट तक। देखिए साथियों, हिंट दे रहा हूँ बस इस प्रकार से आप ये भाई इसके अंदर ये उत्तर आएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पीने और औद्योगिकरण के उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और नेविगेशन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए योजनाबद्ध जल संसाधन परियोजना। यानी कि क्या क्वेश्चन था हमारे पास में कि नदी घाटी परियोजना के बारे को समझाइए। तो बिल्कुल क्यों, पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, नहरों के लिए, नदी घाटियों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख सकते हो आप जो आपके दिमाग खोपड़े में आ रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम भारत में लैंगिक मसले क्या है, इसके सुधार हेतु आवश्यक सुधार दीजिए। स्वयं को करना है। 19वां देखेंगे हम कि संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। इसका प्रजामन तंत्र में सरकार जनता के प्रति क्यों उत्तरदायी होते विवेचना कीजिए। दोनों में से एक उत्तर मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद नहीं कौन से का उत्तर मिलेगा। तो इसका मिलेगा कि संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि संविधान की सर्वोच्चतम, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, यानी विभाजन के अलग अलग होना। आगे है कि लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। ओके, क्लियर हुआ। तो ये संघीय व्यवस्था का था साथियों, क्लियर हुआ। अब आ चुके हैं आपके सामने निबंधात्मक क्वेश्चन 13 नंबर का, 20वां, 21वां, 22वां। 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन आपको करना है और तीसरा हो चुका है और चौथा यहाँ पर हो चुका है, 5वां यहाँ पर हो चुका है। लगभग ज़्यादा नहीं ना, तो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्वयं को करना है। क्यों स्वयं को करना है? क्योंकि देखो साथियों, निबंधात्मक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं आकार की दृष्टि से, जिनको करवाना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर। और आप देखो करते भी नहीं हो, मुझे मालूम है, आपको उसको पूरा नहीं देखते हो, आप 1-2 मिनट तक देखते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा मॉडल पेपर हो चुका है, इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आएगा, विस्तार से आएगा, इस प्रकार से, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब इस प्रकार जो मैंने बताया डायग्राम के अनुसार वैसा आएगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजना है, ताकि वो भी मॉडल पेपर को देखकर अनुमान लगा सके किस प्रकार का आएगा, वो इस प्रकार से याद कर सके। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल के नए मॉडल पेपर के